जोहार। जय मूल निवासी। और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर काफी सारी सरगर्मियां हमको देखने को मिल रही है। पिछले काफी दिनों से उत्तर प्रदेश अमूमन काफी सारे मुद्दों को लेकर चर्चा में है। चाहे वहां के जंगल राज की बात हो, चाहे कोविड को लेकर मिसमैनेजमेंट की बात हो, या अभी चुनाव की तैयारी को लेकर वहां पर बीजेपी और आरएसएस की लगातार होने वाली बैठकें हो, केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश के मंत्रियों से मुलाकात की जा रही है। और उसी बीच में योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री को भी मिलने के लिए गए। एक तरह से ये केंद्र सरकार के द्वारा उनको बुलावा दिया गया था और अपनी साफ सफाई देने के लिए उनको वहां पर हाजिरी लगाने के लिए कहा गया। इसी बीच में केशव प्रसाद मौर्य हो या पिछड़े राजनीति करने वाले नेता है, उनकी तरफ से भी काफी सारी बयानबाजी मीडिया में भी हमको देखने को मिली। नाराजगी की एक लहर बीजेपी के अंदर चलाई जा रही है। इस तरीके भी काफी सारी बातें हमको मीडिया से या अखबारों से, सूचनाओं से मिल रही है। अभी 8-9 महीनों के बाद में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों को लेकर काफी सारी तैयारियां अलग अलग संगठनों के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा की जाएगी। और माना जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है, जहां पर अभी वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं, वो चाहे दिल्ली में बैठे हो मगर वहां का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। 80 लोकसभा की सीटें हैं, 403 विधानसभा की सीटें हैं, 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी रखने वाला प्रदेश है। और इतनी बड़ी आबादी और इतनी बड़ी शक्तिशाली राजनीतिक पहुंच रखने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव अगले साल 8-9 महीनों के बाद होने वाले हैं। और इन चुनावों को ध्यान में रखकर काफी सारी तैयारियां, काफी सारे मुद्दे, काफी सारे इश्यूज अब लोगों के सामने हैं। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले पंचायत राज के चुनाव हुए, उन चुनावों में बीजेपी को बहुत बड़े पैमाने पर झटका भी लगा। उसके बावजूद भी बीजेपी जीत का दावा कर रही है और लगातार अपनी ताकत आगे बढ़ाने की बात कर रही है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति जिन 4 मुद्दों पर या जिन मुद्दों पर खड़ी है, उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो है मंडल आंदोलन का या कमंडल आंदोलन का, या जिसको हम कहे कि पिछड़े वर्ग की राजनीति के लिए उत्तर प्रदेश काफी जाना जाता रहा। इसी उत्तर प्रदेश ने पिछड़ों की राजनीति करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर नेता दिए, आजादी के आंदोलन में भी और आजादी के बाद की राजनीति के लिए भी। चाहे चौधरी चरण सिंह हो और उसके बाद जो बड़ी फौज पिछड़े वर्ग की राजनीति की रही, जाट आंदोलन से भी लोग खड़े हुए, कुर्मी पटेल आंदोलन से भी लोग खड़े रहे, यादव राजनीति भी वहां पर होती रही, समाजवादी आंदोलन भी वहां पर चलता रहा। और इन सारे आंदोलनों के आधार पर एक पिछड़े वर्ग की एक मजबूत पकड़ उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनी है। हालांकि राम मंदिर के आंदोलन के दौरान, मंडल कमीशन के आंदोलन के दौरान ही संघ परिवार के द्वारा, बीजेपी के द्वारा इस पिछड़े वर्ग के राजनीति में सेंध लगाने का भी काम किया और उस राजनीति को हिंदुत्व की राजनीति पर या ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी के आधार पर खड़ा करने की भी कोशिश की गई। चाहे कल्याण सिंह का राज हो, चाहे उमा भारती हो, या संघ परिवार के द्वारा पिछड़े वर्ग के तैयार किए गए नेता भी हो। तो पिछड़े वर्ग की एक बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहा है। चाहे राजनीतिक आंदोलन हो या सामाजिक आंदोलन हो, मगर पिछड़ों की बात किए बगैर उत्तर प्रदेश की कोई राजनीति पार्टी आगे नहीं चल सकती। मान्यवर कांशीराम साहब ने भी वहां पर बहुजन का नारा लगाया और उस बहुजन राजनीति को भी उन्होंने वहां पर सफल करके देखा। उसी पिछड़े वर्ग की राजनीति को आज हम लोग जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनावों में, खासतौर पर विधानसभा के चुनावों में, पिछड़े वर्ग के नेताओं का क्या रुझान होगा, वो किस तरीके से अपनी राजनीति करना चाहेंगे, चाहे वो राजनीतिक दल हो या वहां पर काम करने वाले सामाजिक संगठन के लोग भी हो। आज इसी मुद्दों पर बात करने के लिए तरह तरह के मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश अभी लगातार मीडिया में छाया रहेगा, बड़ी सारी चर्चा उसकी होती रहेगी। और आज उसी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी हमारे साथ है, जो उत्तर प्रदेश के ही है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नाम का एक संगठन भी चलाते हैं, जो पूरे देश भर में खास तौर पर पिछड़े वर्ग के अंदर सामाजिक राजनीतिक चेतना के लिए काम करता है।
तो आज हम लोग इन्हीं मुद्दों पर चौधरी विकास पटेल जी से बात करेंगे। मैं उनका स्वागत करता हूं। और आज हमारी इस मीटिंग में मूल निवासी जो आंदोलन हम लोग चला रहे, उसका जो एक मीडिया जो हम लोग चला रहे, उसमें यमन टीवी के सह संपादक हमारे साथी संकेत कांबले जी भी हमारे साथ रहेंगे। तो आज की इस मीटिंग में मैं स्वागत करता हूं संकेत कांबले जी का और चौधरी विकास पटेल जी का। चौधरी विकास जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये जो पिछड़े वर्ग का जो प्रभाव है वो किस तरीके से देखा जा रहा है। मैं थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि आजादी के बाद में काफी सारे पिछड़े कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश ने पैदा किए। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक चौधरी चरण सिंह जैसे एक बहुत ताकतवर जाट नेता, किसान नेता उन्होंने पैदा किए। बड़े बड़े ताकतवर नेता, मुलायम सिंह जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, उसके लायक थे, मंडल आंदोलन की उपज थे। तो ऐसे बड़े बड़े नेता जो है उत्तर प्रदेश से पैदा हुए, केंद्रीय मंत्री भी रहे, बड़े बड़े ताकतवर नेता उत्तर प्रदेश ने पैदा किए। तो उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग की राजनीति का क्या आधार है और किस तरीके से वह अपनी पेट बनाने में कामयाब रहा? जैसा कि आपने बताया कि लगातार उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के नेता रहे हैं, चाहे वो राम नरेश यादव रहे हों, चाहे चौधरी चरण सिंह रहे हों, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हों, या अभी अखिलेश यादव भी पिछड़े वर्ग के हैं, जी, जो रामस्वरूप वर्मा भी थे। रामस्वरूप वर्मा भी थे। तो ऐसे बहुत सारे, या बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को भी, पिछड़े वर्ग के लोगों को ही आगे करना पड़ा उत्तर प्रदेश में। जी, चाहे कांग्रेस के द्वारा राम नरेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, या बीजेपी के द्वारा कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, और कई पिछड़े वर्ग के लोगों को मंत्री बनाना पड़ा, मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। या अभी 2017 के चुनाव में भी बीजेपी जो चुनाव लड़ी, वो चुनाव केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर लड़ी। जी, ओबीसी चेहरे के नाम पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। अंदरूनी वैसे तो उन्होंने नहीं घोषित किया था, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो टोटल का टोटल चुनाव बीजेपी ने पिछड़े वर्ग के ऊपर चुनाव लड़ा। और इसके लिए उन्होंने अनुप्रिया पटेल से भी गठबंधन किया था। इसके लिए उन्होंने, जो सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उससे भी उन्होंने गठबंधन किया था 2017 के चुनाव में। तो हमेशा उत्तर प्रदेश के अंदर जो सत्ता बनाने का काम है, उसमें पिछड़े वर्ग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। या बीएसपी की भी जब सत्ता आई तो उसमें भी पिछड़े वर्ग की कई जातियों की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही, बीएसपी के समर्थन में गई। तो इसकी वजह से बीएसपी की भी सत्ता उत्तर प्रदेश में आई। तो लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों की भूमिका उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में रही है। लेकिन अभी जो पिछड़े वर्ग के लोगों की जो स्थिति है, अभी आज की तारीख में, जो 2017 में जो ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल और तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं की वजह से जो बीजेपी के साथ में बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के लोग गए थे। लेकिन आज की जो स्थिति है, कि आज की स्थिति में ओम प्रकाश राजभर अलग हो गए, अनुप्रिया पटेल को मिनिस्टर बनाया नहीं। जी, अभी चुनाव आ गया है तो अनुप्रिया पटेल को मिलने के लिए बुलाया, संजय निषाद को मिलने के लिए बुलाया। तो बीजेपी को भी ये बात लग रही है कि पिछड़े वर्ग के बगैर हम चुनाव नहीं जीत सकते। जी, लेकिन जो लगातार बीजेपी ने पिछड़े वर्ग के लोगों का इस्तेमाल किया, चाहे वो मंडल कमीशन की लड़ाई को डाइवर्ट करने के लिए कमंडल के आंदोलन में कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार जैसे तमाम लोगों को आगे करने का मामला रहा हो, लेकिन आज उनका इस्तेमाल किया, मगर उनको राम मंदिर ट्रस्ट में कोई जगह नहीं दी। जी, तो इस प्रकार की जो तमाम बातें हैं, इससे पिछड़े वर्ग के लोगों के अंदर अभी बहुत ज्यादा गुस्सा है बीजेपी के प्रति। क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बात पता चल गई है कि बीजेपी के लोग हमारा केवल इस्तेमाल कर रहे हैं वोट लेने के लिए, लेकिन वो हमारे फेवर में कोई काम नहीं कर। तो इससे लगा जी 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 बोलिए। तो इससे लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बहुत ज्यादा गुस्से में है बीजेपी से, और वो अभी बीजेपी के खिलाफ जाने की स्थिति में है। इस बात को बीजेपी भी अच्छी तरीके से समझ गई है। अभी जो एक सर्वे आया था उसमें भी ये बात पता चली कि बीजेपी अगर अभी चुनाव हो जाए तो 100 सीट जीतना बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में मुश्किल हो जाएगा। ये भी एक सर्वे आया था। तो इसके तहत बीजेपी के लोग इस काम पर लगे हुए हैं कि फिर से अनुप्रिया पटेल के नाम पर फिर से
ओम प्रकाश राजभर को भी शायद टेलीफोन किया था जेपी नड्डा ने, ऐसा ओम जी, प्रकाश राजभर का वो कहना है। मीडिया में भी वो बातें आई थी। हाँ, मगर ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा कि वहां पिछड़े वर्ग के लोगों की स्थिति गुलामों जैसी है, इसलिए हम उधर नहीं जाएं। उन्होंने तो अनुप्रिया, इनकार भी किया था, गठबंधन से भी इनकार किया हाँ, उन्होंने कि कोई गठबंधन से गठबंधन भी नहीं इनकार होगा। किया था। हम्म। तो एक तो ओम प्रकाश राजभर अभी जा नहीं रहे हैं बीजेपी के साथ अभी तक की स्थिति में। नहीं, मगर दूसरा, पार्टी के अंदर के जो पिछड़े वर्ग के नेता बीजेपी के अंदर है, उनको दोबारा लुभाने की, या हो सकता है कि चुनाव से पहले क्या केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा सीएम बनाया जा सकता है? केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा सीएम वो बनाने नहीं जा रहे हैं फिलहाल, ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि उनकी तो क्योंकि महत्वाकांक्षा बनी हुई है, वो अपने आप को उस तरीके से देख भी रहे हैं। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य बनना चाहते हैं, मगर वो केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को अगर सीएम बना दिया चुनाव के टाइम में, तो फिर एक तो उनके सामने ये समस्या है कि योगी असफल रहे, ये ठप्पा लग जाए। जी, योगी असफल हो गए, ये ठप्पा लग जाएगा, एक तो ये उनकी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वो बैकवर्ड को आगे करना नहीं चाहते, तो इसलिए वो केशव प्रसाद मौर्य को नहीं बनाने जा रहे हैं, लेकिन वो केशव प्रसाद मौर्य के नाम का उपयोग दोबारा करना चाहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 2017 के चुनाव पर केशव प्रसाद मौर्य के नाम का फायदा बीजेपी को मिला, वो 2022 के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य के नाम का फायदा बीजेपी को मिलने नहीं जा रहा है। अनुप्रिया पटेल के नाम का फायदा बीजेपी को मिलने नहीं जा रहा है। अगर वो केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना भी देते हैं तो भी पिछड़े वर्ग के लोग इस बार बीजेपी को वोट देने नहीं जा रहे। अगर वो अनुप्रिया पटेल को भी मंत्री बना देते हैं तो भी इस बार पिछड़े वर्ग के लोग बीजेपी को वोट नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि जो अंदरूनी तौर पर जो बीजेपी ने प्रचार किया था कि भाई अखिलेश यादव की सरकार में तो सब यादव लोग कब्जा कर रहे हैं, और अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो जो ओबीसी का कोटा है उसमें तो जो यादव के अलावा दूसरी जातियां हैं, चाहे वो कोयरी है, चाहे कुर्मी है, चाहे राजभर है, चाहे निषाद है, चाहे चौहान है, तो इन लोगों को इसका बेनिफिट बीजेपी के माध्यम से दिलवाया जाएगा। ये जो अंदरूनी पिछड़े वर्ग के लोगों के कान में एंटी यादव जो बात डाली गई थी, लेकिन जब सरकार बनी, एक तो एंटी यादव बात डाली गई थी कि हम सरकार बनाएंगे तो ओबीसी के कोटे में तो जनरल को ले नहीं जाएंगे, हम ओबीसी के कोटे में जो नॉन यादव जातियां हैं उनको हम ले जाने का काम करेंगे जी। और दूसरा इनके नेताओं का चेहरा दिखाया कि इनको मिनिस्टर बनाएंगे या चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। तो ये दो बातों को क्लब किया और तीसरा हिंदुत्व का जो मामला खड़ा किया, इसके आधार पर बीजेपी को समर्थन मिला 2017 के चुनाव। लेकिन अभी वो सारी स्थितियां साफ हो गई। अभी जो शिक्षक भर्ती हुआ 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुआ जी। उसमें ओबीसी के कोटे में ब्राह्मणों ने सर्टिफिकेट लगा करके ओबीसी का वो ब्राह्मण हो गए, दूसरे लोग हो गए। तो ओबीसी का जो कोटा है उसमें ही ओबीसी को नहीं मिल रहा है। ये बात ओबीसी को भी पता चल गई कि बीजेपी गवर्नमेंट में हमारे कोटे पर भी हमको नहीं मिलने वाला। और ये बात तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी मान ली है कि 5,844 सीटों पर शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है। और उन्होंने योगी सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है इस बात को लेकर के। इसी प्रकार से जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में नियुक्तियां हुई, बांदा यूनिवर्सिटी में 15 में से 11 एक ही जाति के लोगों की नियुक्ति की गई। तो ये जो तमाम आंकड़े सामने आ रहे हैं और जो इसमें खासतौर से सोशल मीडिया के माध्यम से ओबीसी के लोगों को जो बहुत सारी जानकारी मिल रही है, जिसमें आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसकी वजह से पिछड़े वर्ग के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर जागृति चेतना आई है कि ये तो हमको देने की बात कर रहे थे, लेकिन ये तो हमारे भी हिस्से पर डाका डाल रहे हैं, हमारे भी हिस्से पर कब्जा कर रहे हैं। तो ये ज्यादा खतरनाक लोग हैं और ये केवल हमारा इस्तेमाल वोट बैंक के रूप में करना चाहते हैं। दूसरा, पिछड़े वर्ग के लोग किसान हैं। अभी सरकार की किसानों के प्रति जो नीति रही है, लगातार किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही है, यूपी में भी बढ़ रही है किसानों की आत्महत्याएं। और जो 3 काले कानून लाए गए किसानों के खिलाफ में, और जिसको लेकर के किसानों का इतने लंबे समय से लगातार प्रदर्शन चल रहा है, मगर सरकार उसको वापस नहीं ले रही है, तो इस बात को लेकर के भी बहुत ज्यादा गुस्सा है।
तीसरा जो महत्वपूर्ण मामला है कि जंगल राज के नाम पर बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी, कि अखिलेश यादव का जो राज है वो जंगल राज, लेकिन उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के लोगों के इनकाउंटर हुए, फर्जी इनकाउंटर हुए। पिछड़े वर्ग के लोग बहुत बड़े पैमाने पर मारे गए, उनके घरों पर कब्जे किए गए, और लगातार जो है पिछड़े वर्ग के ऊपर ही अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। कई जगह पुलिस प्रशासन के सामने भी इस प्रकार के अन्याय अत्याचार हुए, कई जगह पुलिस प्रशासन अपराधियों को बचाने में लगा रहा। तो ये सारी बातें अब पिछड़े वर्ग के लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि ये जो बीजेपी है, ये बीजेपी केवल हमारा इस्तेमाल करके हमारे हक अधिकार पर कब्जा करना चाहती। जो हिंदुत्व का मामला था, तो बड़े पैमाने पर ये मैसेज भी पिछड़े वर्ग के लोगों में गया है कि भाई जब मस्जिद ढहाना था, जब मस्जिद गिराना था, तब तो हम थे, पिछड़े वर्ग के लोग थे, मगर जब ट्रस्ट में रखने की बात हुई तो हम पिछड़े वर्ग के लोगों को बिल्कुल बाइकाट कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि ये धर्म के नाम पर भी हमारा इस्तेमाल ही कर रहे हैं, हिंदू के नाम पर भी हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, मुसलमानों से लड़ाने भिड़ाने के लिए तो हमारा उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हमें देने के नाम पर ये कुछ देना नहीं चाहते, सारा का सारा कब्जा खुद ही रखना चाहते। तो ये बहुत सारी बातें अभी पिछड़े वर्ग के लोगों को जानकारी हो गई है, और इस जानकारी की वजह से जो अभी पिछड़े वर्ग के लोग जो बीजेपी के समर्थन में थे, और 2017 में मेरा ऐसा मानना है पिछड़े वर्ग के लोगों की वजह से ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई। केशव मौर्य का नाम प्रोपेगेंडा किया था, और बीजेपी वाले तो बड़े खास तरीके से काम करते हैं। वो कुर्मी में गए तो कहा प्रिया पटेल को मुख्यमंत्री बनाएंगे, राजभर में गए तो कहा ओम प्रकाश राजभर को मुख्यमंत्री बनाएंगे, कुशवाहा में गए तो कहा ओम प्रकाश इनको केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो जिस बिरादरी में गए उसको मिनिस्टर बनाएंगे, चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, ऐसा कह करके सबका वोट बटोर लिया 2017। तो मेरा मानना है पिछड़े वर्ग के लोगों के गुमराह होने की वजह से 2017 में यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट आई। लेकिन गुमराह होने से यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, लेकिन जो लोगों की आकांक्षाएं थी, जो अपेक्षाएं थी गवर्नमेंट से, पहली अपेक्षा तो ये थी कि हमारे नेता मिनिस्टर बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वही नहीं हुआ। केशव प्रसाद मौर्य को उप बनाकर चुप कर दिया, योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। ओबीसी के लोग किसान हैं, योगी आदित्यनाथ ने इतने सांड पूरे उत्तर प्रदेश में छोड़ दिए, इतने आवारा पशु छोड़ दिए पूरे उत्तर प्रदेश में, कि किसानों की फसल आवारा पशुओं से बचाना बहुत मुश्किल काम हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से पिछड़े वर्ग के लोग जो 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को समर्थन किए थे, योगी को तो समर्थन नहीं किया था, बीजेपी ने थोप दिया उत्तर प्रदेश वालों के लोग ऊपर। तो आज की तारीख में वो बहुत बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के लोगों को बात समझ में आ गई है, और वो भी बहुत ज्यादा बीजेपी के विरोध जो पिछड़े वर्ग। इसके बावजूद भी जैसा आपने कहा, और काले सर ने भी शुरुआत में कहा कि पिछड़े वर्ग की एक राजनीति उत्तर प्रदेश में बनी है, पिछड़े वर्ग के समर्थन के बगैर कोई सरकार नहीं बन सकती। आपने भी कहा कि 2017 में पिछड़े वर्ग के लोगों ने ही बीजेपी को समर्थन दिया था, जिसकी वजह से बीजेपी की सरकार वहां पर बन पाई है। लेकिन इसके बावजूद भी आप जैसे कह रहे हैं कि अभी लोगों को समझ में आ रहा है, पिछड़े वर्ग के लोगों को ये सारी बातें या सारी बदमाशी षड्यंत्र जो बीजेपी के द्वारा हुए वो समझ में आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पिछड़े वर्ग के मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे जो बनने चाहिए, चुनावी मुद्दे जो बनने चाहिए, वो बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे। पिछले अगर इतिहास देखें तब भी हमें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। और आप जो अभी बोल रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही है, लेकिन पिछड़े वर्ग के कद्दावर नेता वहां पर है, पार्टियां वहां पर काम करती है, इसके बावजूद भी चुनावी मुद्दे नहीं बन पा रहे। क्या कारण है? क्या मंडल की राजनीति पर कमंडल हावी हो गया है? देखिए, पिछड़े वर्ग में दो प्रकार की पार्टियां उत्तर प्रदेश में हैं। एक तो समाजवादी पार्टी है जो स्टेब्लिश पार्टी है, कभी सत्ता में रहती है, कभी विपक्ष में रहती है। दूसरी कुछ ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे अपना दल हुआ, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी हुई, ऐसे ही और कुछ संजय निषाद की पार्टी हुई, ऐसे और कुछ बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी हुई, ऐसे तमाम कुछ छोटी छोटी पार्टियां।
जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो किसी ना किसी के पीठ पर सवार होकर के अपनी कुछ सीटें निकालने और कुछ मिनिस्टर पद लेने और इस काम में लगी हुई। और जो विपक्षी दल है, जो समाजवादी पार्टी, जो ओबीसी का एक दल है, तो वो लोग भी इस प्रकार का कोई मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि लोहिया के समय में यह नारा लगा था कि संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़े पावे 100 में सा। तो ये जो लोहिया को आदर्श मानने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों ने ये नारा छोड़ दिया लोहिया का। पिछड़ों को अभी 60% मिला नहीं, जब पिछड़ों को 60% मिला नहीं तो ये नारा छोड़ना नहीं चाहिए था। मगर ये नारा जो लोहिया को आदर्श मानने वाले लोग हैं, उन्होंने ये नारा छोड़ दिया क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस नारे से तो ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे हमसे। तो ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे, तो ब्राह्मण नाराज ना हो तो इसलिए पिछड़े वर्ग के मुद्दे लोग उठाना नहीं चाहते, जो पिछड़े वर्ग की पार्टियां। और इसीलिए आज जो बीजेपी सत्ता में आई है उत्तर प्रदेश में, उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है कि जो बैकवर्डों की लीडरशिप थी राजनीतिक, जो बैकवर्डों के राजनीतिक नेता थे, वो राजनीतिक नेताओं ने जो उनकी विचारधारा थी उस विचारधारा को छोड़ दिया, उन मुद्दों को छोड़ दिया। पिछड़े वर्ग के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे ना उठाने की वजह से ये लोग इसको उठाने के बजाय ये सेकुलर हो गए। बीच के दौर में जब सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी तो आप लोग देखते रहे होंगे, चाहे लालू जी रहे हों चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हों, वो किस बात पे कांग्रेस को समर्थन करते थे। जब मीडिया वाले पूछते थे तो वो कहते थे कि कांग्रेस सेकुलर है इसलिए हम कांग्रेस को समर्थन कर रहे। तो जो उनकी लड़ाई थी, जो बैकवर्डों के समर्थन की लड़ाई थी, उस लड़ाई को लड़ना लगभग छोड़ दिया और केवल सेकुलर के नाम पर बीजेपी कम्युनल है और हम सेकुलर हैं और हम सेकुलर दलों को समर्थन करेंगे और हम सेकुलर हैं इसलिए हमको समर्थन किया जाए। तो ये जो बात, ये जो लाइन ली गई बैकवर्डों के दलों द्वारा, जो एक दौरान मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ रहे थे एक समय में, लेकिन बाद में जो उनके द्वारा लाइन ली गई कि हम सेकुलर हैं, तो वो जो केवल सेकुलर तक जो सीमित हो गए और जो लड़ाई को छोड़ दिया, उसका नतीजा ये हुआ कि आरएसएस बीजेपी के लोगों ने पिछड़े वर्ग के लोगों के अंदर एक बात फैलाई कि सेकुलर का मतलब ये होता है मुसलमानों का हितैषी। मुसलमानों का हितैषी का मतलब ये है कि हिंदुओं के लिए कुछ सोचते नहीं, कुछ करते नहीं, बल्कि ये तो हिंदुओं के विरोध में है। जिनको बीजेपी हिंदू कहती है, पिछड़े वर्ग के लोगों को ब्राह्मण हिंदू कहते हैं, तो उन्होंने कहा ये तो तुम्हारे बारे में कुछ सोचते नहीं, ये तो केवल मुसलमानों का हित करना चाहते। तो इससे जो इनका वोट था, जो पिछड़े वर्ग का, वो पिछड़े वर्ग का वोट धीरे धीरे इनके साथ से खिसक गया, क्योंकि इन्होंने जो वैचारिक खुराक होनी चाहिए थी पिछड़े वर्ग के लोगों को, वैचारिक खुराक नहीं दिया। उनके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम इन्होंने छोड़ दिया। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जो ये पिछड़े वर्ग के नेता थे मंडल कमीशन की लड़ाई के दौरान, वो धीरे धीरे अपनी जाति के नेता हो, और मुसलमानों का वोट इनको इसलिए मिलता रहा कि ये सेकुलर हैं और बीजेपी को हराएंगे, इसलिए इनको मुसलमानों का वोट मिलता है। क्या इसमें ये भी एक कारण है कि समाज का कोई दबाव राजनीति पर नहीं रहा, या पिछड़े वर्ग का कोई एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा जिसके दबाव में आकर ये जो राजनीतिक दल है वो उनके मुद्दे, समाज के जो मुद्दे हैं वो उठाए? हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स में वही मुद्दे उठाए जाते हैं जिसका सामाजिक दबाव होता है। सामाजिक दबाव के आधार पर नेता मुद्दे उठाते हैं जी। तो वो सामाजिक दबाव बनाने के लिए कोई पिछड़े वर्ग का ऐसा संगठन देशव्यापी या प्रदेश में भी अगर कहा जाए, उत्तर प्रदेश में भी कहा जाए या बिहार में कहा जाए, जो उत्तर भारत में खास तौर से मंडल की लड़ाई का उत्तर प्रदेश और बिहार बहुत बड़ा केंद्र था, तो अगर इसकी ही बात किया जाए तो भी कोई ऐसा सामाजिक मजबूत संगठन ओबीसी में नहीं है जो कि लगातार समाज में इन मुद्दों को स्थापित कर सके, ताकि समाज का प्रेशर उनके पॉलिटिकल नेताओं के ऊपर पड़े और पॉलिटिकल नेता ये ओबीसी के मुद्दों को उठाने का काम करें। लेकिन जी, अभी जैसे आपने कहा, शुरुआत में भी आपने बात कही कि पिछड़े वर्ग के बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश से रहे, चाहे राम नरेश यादव हो या उससे पहले प्रधानमंत्री तक हम ये देखते हैं चौधरी चरण सिंह बहुत बड़े जाटों के नेता, मतलब किसानों के नेता थे, कद्दावर जाट नेता थे।
उसके बाद में भी हम देखते हैं तो जैसे केंद्र सरकार में भी वर्मा हो या पटेल हो मिनिस्टर बनते रहे, कुर्मियों के नेता बनते रहे, तो एक बड़ी ऐसी जो अगड़ी जातियां जो थी, किसान जातियां थी, उनके हाथों में भी बड़े पैमाने पर राजनीतिक सत्ता रही और वो एक बैकवर्ड आंदोलन चलाते भी रहे थे। तो वो ऐसा क्या कारण हुआ कि ये आंदोलन एकाएक कमजोर हो गया? किसान आंदोलन कमजोर हो गया, बैकवर्ड नेता कमजोर हो गए, या उनकी पकड़ उस समाज पर से या उस आंदोलन से कम हो गई? ऐसा क्या कारण है? जहां तक पहले तो जाट नेता सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के नेताओं में सबसे ज्यादा मजबूती से रहे देश में, लेकिन जब मंडल का मूवमेंट चला और मंडल कमीशन लागू हुआ जी, तो मंडल कमीशन से जाटों को बाहर कर दिया गया। तो जो पूरे पिछड़े वर्ग में जाटों की पकड़ थी और जाटों को नेता माना जा रहा, जी, तो एक तो जाट बिरादरी को अलग थलग कर दिया गया पिछड़े वर्ग से, और बाद के दौर में जब ये वैचारिक लड़ाई लड़ना छोड़ दिए जो पिछड़े वर्ग के दूसरे, उसके बाद खासतौर से उत्तर भारत में यादव लीडरशिप उभरी, कुछ पटेल लीडरशिप उभरी, इस तरीके से कुछ जो जातियां थोड़ी संख्या में थी उनकी लीडरशिप थोड़ा उभरना शुरू हो। तो वो जो लीडरशिप उभरी, वो लीडरशिप वैचारिक खुराक अपने लोगों को देने में कामयाब नहीं रही। मतलब वो कोई वैचारिक आंदोलन, कोई वैचारिक बात करना बंद कर दिए और वो लोग केवल अपना जातीय गणित भिड़ाना शुरू कर दिए, जातीय गणित के आधार पर ही राजनीति साधना शुरू कर दिए नहीं कि हमारा वो तो लोहिया की बात को लेकर चलते रहे ना। जैसे आपने भी नहीं, ये नारा लगाया कि चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो या और जो पिछड़ा राजनीति करने वाले लोग हैं, वो तो लोहिया की राजनीति करते रहे। नहीं, नाम लोहिया का लेते हैं। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में तो बड़े लोहिया को तो लगभग गायब कर दिया और जनेश्वर मिश्रा को छोटा लोहिया जी, कह करके, और जनेश्वर मिश्रा को ही अभी समाजवादी पार्टी के लोग हाईलाइट करते हैं। और जो बड़े लोहिया थे, तो बड़े लोहिया का तो नाम केवल मंचों से लेने तक ही सीमित रह गया मामला। तो जो लोहिया का भी मामला था, लोहिया का एक तो पूरा मामला था नहीं जी, पिछड़े वर्ग के हक अधिकार के आंदोलन को लेकर के, लोहिया का पूरा मामला नहीं था। उसमें बहुत सारी बातें हैं। रामस्वरूप वर्मा जी भी लोहिया से सहमत नहीं थे, जी, जी, जगदेव प्रसाद कुशवाहा भी लोहिया से सहमत वो नहीं थे और इसलिए वो अलग हुए थे, और आर्यल चंदापुरी जी भी बिल्कुल बात बिल्कुल। लोहिया से सहमत नहीं थे, उनके भी तमाम मतभेद थे। तो एक तो लोहिया का आंदोलन पेवर बैकवर्डों के अधिकार का आंदोलन था नहीं। जी, दूसरा, जो भी आधा अधूरा नारा लगा और जो भी कुछ बातें हुई, अगर उन बातों को लेकर के भी, जैसे 60% की ही बात है, पिछड़े पावे 100 में 60, तो 60% तो अभी तक नहीं मिला ना पिछड़े को। लेकिन जो लोहिया को मानने वाली पार्टियां हैं, वो कौन सी पार्टी ऐसी है जो आज 60% की बात कर रही? जी, एक भी पार्टी 60% की बात नहीं कर रही, वो अपनी बिरादरी की बात कर रही। हमारी जाति का इतना वोट है, बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान हमको इतना वोट दे देगा, और हम जिस पार्टी को टिकट देंगे वो हमको इतना वोट, जिस जाति के आदमी को टिकट देंगे वो हमको इतना वोट उस जाति का मिल जाएगा और इससे हमारी सीट निकल जाएगी। जी, तो ये जो राजनीतिक गुड़ा गणित जोड़ तोड़ का केवल काम किया, और जो वैचारिक, देखिए अगर बीजेपी का जो हिंदुत्व का ड्रामा है, और बीजेपी जो हिंदुत्व के नाम पर ओबीसी को गुमराह करके समर्थन ले रहे, अगर इसको आप काटना चाहते हैं तो काटने का विकल्प क्या है? तो आपको इसको अगर काटने का विकल्प है तो अगड़ा और पिछड़ा का मामला खड़ा करना। नहीं तो अखिलेश तो लैपटॉप की बात करते, टैब देने की बात करते, साइकिल देने की बात कहते, तो वो तो ये मानते हैं कि भाई विचारधारा की क्या जरूरत है, हम लोग टैबलेट देकर लड़कियों को स्कूल के जाने के लिए साइकिल देकर उसका मुकाबला कर सकते। विचारधारा की क्या बात है? जी, इसका कारण ये है कि ये जो हमारे नेता हैं, ये अपने बाएं साइड में भी पंडित जी लोगों को बिठाते हैं और दाहिने साइड में भी पंडित जी लोगों को बिठाते हैं। तो वो जो पंडित जी बाएं साइड और दाहिने साइड बैठते हैं, वो पंडित जी लोग ऐसी ऐसी सलाह देते हैं, ऐसी ऐसी सलाह देते हैं कि उससे इनकी राजनीति बढ़ती नहीं है, घटती है। नहीं, अभी कल परसों अखिलेश जी का स्टेटमेंट आया कि लोगों ने विकास नहीं देखा, हमने जो विकास काम किए थे, जो डेवलपमेंट किए थे, एक्सप्रेस हाईवे बनाए, लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सारा किया, तो वो तो आज भी विकास की बात कहते हैं। वो तो जो आप ये कह रहे हो कि आइडियोलॉजी की या पिछड़ा अगड़ा की बात, वो तो उस बात को उठाते भी नहीं है। हाँ, तो वो विकास की चले, और विकास की उनकी बात अगर कर लें तो उनके हाईवे पर कितने गांव के लोग आ रहे हैं चलने के लिए?
उन्होंने जो फव्वारा बनाया लखनऊ में, जो जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया, जी उसमें उनके कितने वोटर आ रहे हैं जनेश्वर मिश्रा पार्क में, जो उनको वोट देने वाले। नहीं, लखनऊ से तो एसपी की एक भी सीट नहीं आई। हाँ, तो यही हम बोल रहे हैं, नोएडा में भी नहीं आई। उनके वोटर तो ग्रामीण इलाकों में है, बैकवर्ड जी। क्लासेज के लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, छोटे व्यापारी लोग हैं। लेकिन वो जो वोटर हैं वो तो उनके जनेश्वर मिश्रा पार्क में आ नहीं सकते। तो उनका जो वो विकास कर रहे हैं, वो विकास जिन लोगों के लिए कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी बीजेपी में शिफ्ट है। जिस विकास की वो बात कर रहे हैं कि हमने हाईवे बनाया, हमने जो है जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया, उसमें बड़ा फव्वारा लगाया, तो ये तो जिन लोगों को उसका बेनिफिट होगा वो तो ऑलरेडी बीजेपी में शिफ्ट है ना। शहरों के जो अपर कास्टेज के लोग हैं, शहरों में बड़े महानगरों में तो ज्यादा अपर कास्टेज के लोग हैं, और वो तो ऑलरेडी बीजेपी में शिफ्ट है। तो उससे अखिलेश यादव को बेनिफिट कैसे होने वाला? उससे तो अखिलेश यादव को बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगर अखिलेश यादव हेल्थ स्ट्रक्चर पर काम करते, अगर अखिलेश यादव और एजुकेशनल स्ट्रक्चर पर काम करते, तो इससे हो सकता है कि अखिलेश यादव को गांव के लोगों का समर्थन मिलता। लेकिन अभी कोविड की महामारी चल रही थी, तो कोविड की महामारी में तो गांव में झोला छाप डॉक्टरों के अलावा कुछ है ही नहीं जी। जहां तक विचारधारा की बात है, तो अखिलेश जी तो बाद में आए, इसके पहले मुलायम सिंह जी ने ही जो वैचारिक लड़ाई है उस लड़ाई को लगभग छोड़ दिया था। जी। और अखिलेश जी का तो कोई पृष्ठभूमि है नहीं इस प्रकार की लड़ाई का, उनको तो विरासत में मिला। अब राजनीति में एक ये भी अजीब बात है कि मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री हो, ये भी अजीब बात है। संगठन जो मूवमेंट चलते हैं, तो मूवमेंट में तो लीडरशिप का महत्व होता है। एक लीडरशिप के बाद दूसरी लीडरशिप जो उस काबिल है उसको नेतृत्व मिलता है। लेकिन आज की जो स्थिति पैदा हो गई है उसमें तो मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री होगा, तो उससे तो जो योग्य लीडरशिप है वो आती नहीं है। फिर वो जो लीडरशिप आती है विरासत में, वो कितना कर सकती है वो उसकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि उनको कोई आंदोलन का अनुभव नहीं है, कोई पार्टी चलाने का, मूवमेंट चलाने का अनुभव नहीं है। तो ये वैचारिक जो विचारधारा छोड़ने की वजह से बीजेपी के लोग इतने बड़े पैमाने पर जो नॉन यादव वोटर थे उनको अपने समर्थन में खड़ा करने में कामयाब हुए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ। जी। बीजेपी को जो इतनी, वो तो सामने आया कि जी बोलिए, जो बीजेपी को इतनी बड़ी सफलता मिली, वो सफलता का कारण ये है कि जो इन लोगों ने विचारधारा को छोड़ दी। बीजेपी के हिंदुत्व की अगर काट है तो वो काट विकास नहीं है। और अखिलेश जी ने भी शायद कहा कई बार कि विकास से वोट नहीं मिलता, वोट कैसे मिलता है, मुझे समझ में थोड़ा आ गया है। और उन्होंने ये भी कहा मैं पिछड़ा हूं, ये मुझे तो बाद में पता चला, ये मुझे बीजेपी के लोगों ने बताया कि मैं पिछड़ा। वो तो टोटी निकाल कर उनके घर से हाँ उनके बाथरूम से टोटी निकाल कर लेकर गए, उसी समय पता चला कि उनकी टोटी निकाला और धुलने का काम धुलने का जो काम किया। जी हाँ जी। तो इनको पता चल गया, चलो अब पता चल गया, अब पता चल गया तो कम से कम अब से लड़ाई लड़ लो बैकवर्डों की। जब जागो तभी सवेरा, अब पता चल गया तो अब से लड़ लो। मगर अब भी तो आप कोई बैकवर्डों की लड़ाई लड़ते हुए दिख नहीं रहे। तो ये जो मामला है कि बीजेपी का जो हिंदुत्व का ड्रामा है, अगर उसको आप काउंटर करना चाहते हैं तो काउंटर करने के लिए अगड़ा पिछड़ा का आंदोलन खड़ा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप उसको काउंटर नहीं कर सकते। विकास जी, जो अभी आप ये जो आंकड़ा पिछड़ा की बात कह रहे हैं, तो अभी 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आप एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नाम का एक बड़ा संगठन चलाते हैं, उत्तर प्रदेश में काफी उसकी पैठ है, लोगों में उसकी पकड़ है। तो आप जिस विचारधारा की बात कह रहे हैं या फॉरवर्ड बैकवर्ड की राजनीति की बात कह रहे हैं, तो अभी 2022 के चुनाव को लेकर कौन से मुद्दे होंगे जिन मुद्दों पर पिछड़ों को सोचना चाहिए या अपना चुनावी एजेंडा बनाने के लिए उन मुद्दों पर ज्यादा जोर देकर काम करने की जरूरत है? तमाम मुद्दे हैं। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ओबीसी की सेंसस नहीं हुई, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा ओबीसी को रिजर्वेशन प्रमोशन होना चाहिए, जो आज तक नहीं हुआ। इसके अलावा ओबीसी के अभी तमाम जगह बैकलॉग पड़े हुए हैं जी, पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम डिपार्टमेंटों में बैकलॉग पड़े हुए हैं, तो बैकलॉग की भर्तियां होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो बड़े पैमाने पर संविदा पर और ठेका प्रथा से जो कर्मचारी रखे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो ओबीसी को
सरकारी नौकरियों का फायदा होना चाहिए था रिजर्वेशन की वजह से, वो तो हो नहीं रहा है। तो ये ठेका प्रथा और संविदा इसको रोक लगा करके डायरेक्ट सरकारी नियुक्तियां हो, तो इससे ओबीसी को बड़े पैमाने पर फायदा हो। एनजीओ के माध्यम से अगर नियुक्ति भी हो जाती है तो वो 1 साल के लिए करते हैं, 1 साल बाद वो निकालेंगे या रखेंगे, उनकी मर्जी। तो उत्तर और प्रदेश ने उसके तो 5 साल का किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए भी तो 5 साल का समय लगाया। मगर वो हर साल के लिए रिन्यूअल करते हैं, जी जी। वो हर साल उसका रिन्यूअल करते हैं। तो ये जो स्थिति है, तो इससे तो ओबीसी के लोगों को बड़े पैमाने पर, दूसरा अभी नीट में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिला, ये मुद्दे भी उठाने चाहिए राजनीति में, क्योंकि राजनीति में तो उन्हीं मुद्दों के पर चर्चा होती है, उन्हीं की समस्याओं का समाधान होता है जिनके मुद्दे उठते हैं पहले। और जो ओबीसी की संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं है कहीं पर भी, तो ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। दूसरा, जो ओबीसी के लोग बड़े पैमाने पर कमजोर हैं, बहुत सारे जो ओबीसी में मोस्ट बैकवर्ड के लोग हैं, उनकी स्थिति ही नहीं है कि, और बैकवर्डों में भी बहुत बड़ा तबका है जिसकी स्थिति नहीं है कि आज की महंगी एजुकेशन में वो प्रोफेशनल एजुकेशन, हायर एजुकेशन अपने बच्चे को दिला ले जाए। तो अगर उनको आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से मिले तो फिर वो अपने बच्चे को हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन दिला सकते हैं। तो ये तमाम बातें हैं, तमाम मुद्दों को लेकर के जो पिछड़े वर्ग के संबंधित मुद्दे हैं, उनको राजनीति में चर्चा का विषय अगर बनता है तो उससे बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के लोगों का ध्रुवीकरण कराया जा सकता है, जिसमें रिजर्वेशन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि रिजर्वेशन के साथ लगातार खिलवाड़, ओबीसी के रिजर्वेशन के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ हो रहा है। ओबीसी की सीटों पर दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं, कभी एकल पद के नाम पर, कभी दूसरे नाम पर ओबीसी का रिजर्वेशन लगातार प्रभावहीन किया जा रहा है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, जो अभी योगी सरकार में फर्जी एनकाउंटर हुए, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की जमीनें कब्जा की गई, घरों पर कब्जा किया गया, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हुए, कई बीजेपी नेता उसमें, कई महिलाओं के मामले में बीजेपी नेताओं का नाम आया। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर कोई पार्टी मुद्दा बनाती है तो इससे बड़े पैमाने पर ओबीसी के लोगों का ध्रुवीकरण उनके लिए हो सकता है। बिल्कुल। विकास जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री बनने के बाद और खास तौर पर विकास दुबे का इनकाउंटर होने के बाद जो कांग्रेस के ब्राह्मण थे उन लोगों के द्वारा एक प्रचार शुरू किया गया कि ये तो ठाकुरों का राज है, इस राज में ब्राह्मण सेफ नहीं है या ब्राह्मणों को खतरा है। उसी सरकार में, उसी योगी की सरकार में डिप्टी सीएम जो है वो केशव प्रसाद मौर्य है। तो क्या ये पिछड़ों का राज नहीं है? शासन प्रशासन में उनकी भागीदारी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ब्राह्मणों की आरएसएस है और ब्राह्मण ही रो रहे हैं, तो पिछड़े तो सीएम बनाने के नाम पर डिप्टी सीएम बना दिए गए, और डिप्टी सीएम के जिले में ही उनकी ही बिरादरी की हत्या ब्राह्मणों द्वारा कर दी जाती है। तमाम पूरे प्रदेश के अंदर बलिया में आपने विकास दुबे का जिक्र किया, तो आप विकास दुबे की घटना के पहले का थोड़ा उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए। विकास दुबे की घटना के पहले की जो उत्तर प्रदेश की स्थिति थी, बड़े पैमाने पर एनकाउंटरों की चर्चा गर्म। कौन से एनकाउंटरों के? फर्जी एनकाउंटर पिछड़े वर्ग के लोग। दूसरा, बड़े पैमाने पर जो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के साथ रेप और दूसरी घटनाएं हुई, उनकी चर्चा गर्म थी। तीसरा, जो पिछड़े वर्ग के लोगों की हत्याएं हुई, उसकी चर्चा गर्म थी। चौथा, जो पिछड़े वर्ग के ऊपर फर्जी उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया, उसकी चर्चा गर्म थी। खुद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी इन तमाम आंदोलनों को कर रहा था। तो ये जो तमाम पिछड़े वर्ग के ऊपर जो अन्याय, बलिया में एक पाल बिरादरी को, जो कि मोस्ट बैकवर्ड में आते हैं, उनको पुलिस प्रशासन के सामने ही गोली मार दिया ठाकुर, एसडीएम के सामने, एसडीएम के सामने। प्रतापगढ़ में पटेलों के घर जलाए गए, गांव में, गांव ही जलाया गया, और बड़ा हो हल्ला हुआ। इसके बावजूद भी जो कार्यवाही होनी चाहिए थी ठाकुरों के ऊपर, वो नहीं हुई। ब्राह्मणों के ऊपर, ब्राह्मण भी शामिल थे उसमें। इसी प्रकार से कई जगह हत्या हुई पिछड़े वर्ग के लोगों की। तो ये जो मुद्दा लगातार चल रहा था पूरे उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है,
और इसके लिए तमाम संगठन के लोग आंदोलन कर रहे थे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी आंदोलन कर रहा था। लेकिन जब विकास दुबे प्रकरण सामने आया तो विकास दुबे प्रकरण में, चूंकि अगर विकास दुबे जिंदा होता तो मेरा ऐसा मानना है कि विकास दुबे का अगर बयान होता तो विकास दुबे के बयान में कई बड़े बड़े बीजेपी के नेता मारे जाते, पकड़े जाते, कई बड़े बड़े बीजेपी के नेता पकड़े जाते। और अगर कई बड़े बड़े बीजेपी के नेता पकड़े जाते तो उससे बहुत बड़ा बीजेपी का जो पर्दाफाश है, को कैसे अपराधियों को संरक्षण देते हैं, वो सारा मामला ओपन होता। तो एक तीर से दो निशाना साधा, एक तो अपने नेताओं को बचाने का काम किया और दूसरा जो चर्चा बैकवर्डों के ऊपर अन्याय अत्याचार की हो रहा है, ये चर्चा बंद कर दिया और विकास दुबे का फर्जी एनकाउंटर करके ये चर्चा शुरू करवा दिया कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है योगी सरकार में, और ठाकुर वर्सेज ब्राह्मण की लड़ाई शुरू। अब ठाकुर वर्सेज ब्राह्मण की लड़ाई में वो तो आरएसएस बीजेपी के लोग समझ लेंगे क्या करना है, मगर ठाकुर वर्सेज ब्राह्मण की लड़ाई में जो बैकवर्डों के मुद्दे थे वो मुद्दे हवा में उड़ गए। और हमारे जो पिछड़े वर्ग शेड्यूल कास्ट के नेता थे वो भी परशुराम की मूर्ति लगाने में शामिल हो गए, क्योंकि उनको ब्राह्मणों ने कहा कि ब्राह्मण तो बहुत नाराज हो गया है बीजेपी से। जब ब्राह्मण नाराज हो गया बीजेपी से तो आप परशुराम की, वो राम की बात कर रहे हैं तो आप परशुराम की बात करो। तो अखिलेश जी ने कहा कि हम परशुराम की मूर्ति लगाएंगे, तो बहन जी ने कहा कि हम अखिलेश जी से भी बड़ी मूर्ति लगाएं। तो ये बैकवर्डों के मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया गया। अगर ठाकुर और ब्राह्मण की लड़ाई हो रही है और कई जगह जैसे अभी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 70% ठाकुरों को भरा गया, बांदा में 15 में से 11 ठाकुरों को भरा गया, तो ये मुद्दा है कि ठाकुरों को दिया जा रहा है। लेकिन ठाकुर वर्सेज ब्राह्मण की लड़ाई में हमारे नेता बैकवर्डों के मुद्दे ही भूल गए। और आयन टाइम पर ना ठाकुरों का वोट मिलने वाला है ना ब्राह्मणों का वोट मिलने वाला। क्या और जो जिनका वोट मिलने वाला है उनकी बात ही भूल गए। जी बोलिए। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य जी स्टूल से उठकर कुर्सी तक उनका सफर संभव है, या उनकी जिंदगी उनके नसीब में केवल स्टूल ही रहेगा? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कुर्सी तक पहुंचेंगे। वो तो स्टूल से भी नीचे उतारा जाएगा, ऐसा लगता है आपको? ऐसा लग रहा है कि अभी जो योगी और ये लगातार मीटिंगें हुई उसमें तो संघ ने भी एक ये मैसेज पास ऑन किया, बल्कि ये भी कहा संघ के लोगों ने कि अब मोदी को भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रचार के लिए नहीं लाया जाए। योगी काफी जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें मोदी को भी नहीं लाया जाएगा, क्योंकि मोदी के आने से मुसलमानों का ध्रुवीकरण हो जाता है जी। और इसलिए योगी ही चेहरा रहेंगे जी। ये आरएसएस की मीटिंग में अगर ये बात आई तो इसका मतलब ये है कि फिर केशव मौर्य का कोई नंबर लगने वाला नहीं। जी, वो तो स्टूल का जो उनका मुद्दा है, स्टूल से कुर्सी तक का उनका सफर संभव नहीं है। जी 2000 में जे आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की क्या भूमिका रहेगी? बीजेपी वाले जिसका एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं दोबारा इस्तेमाल थोड़े ही करते हैं, एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। आज का मामला नहीं है, विनय कटियार का इस्तेमाल किया, कल्याण सिंह का इस्तेमाल किया, आज नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल कर रहे हैं, केशव मौर्य का इस्तेमाल किया। तो जिनका इस्तेमाल कर लिया उनको फेंक देते। तो अभी तो इस्तेमाल हो गया, अभी तो फेंकने का नंबर आ रहा है। जी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की भूमिका ये है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार, जैसा कि आपने कहा कि पिछड़े वर्ग का कोई सामाजिक संगठन ना होने की वजह से जो पॉलिटिकल जो हमारे मुद्दे उठने चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा वो नहीं उठ रहे हैं। मतलब हमारे मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे पिछड़े वर्ग के नहीं बन पा रहे, क्योंकि समाज का कोई दबाव नहीं है उनके ऊपर। तो इसलिए लगातार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अभी उत्तर प्रदेश में भी हमारी परिवर्तन यात्रा चल रही थी, कोविड की वजह से रुकी हुई है, तो आने वाले समय में उसको हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। तो लगातार हम लोग पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके मुद्दे के आधार पर जागृत करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो कास्ट सेंसस का मुद्दा हो, चाहे वो 52% ओबीसी को 52% आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे रिजर्वेशन प्रमोशन का मुद्दा हो, नीट में आरक्षण का मुद्दा हो। ऐसे जो तमाम मुद्दे पिछड़े वर्ग के हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं।
और हमारा ऐसा मानना है कि एक ऐसा राजनीतिक विकल्प खड़ा होना चाहिए जो पिछड़े वर्ग के मुद्दे को प्रभावी तरीके से उठाए, प्रभावी तरीके से जो पिछड़े वर्ग के मुद्दे को उठाए, ऐसा उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक विकल्प खड़ा होना चाहिए। आपने कहा मंडल पर कमंडल भारी पड़ गया, तो मंडल पर कमंडल वैचारिक रूप से भारी नहीं पड़ा है। ये जो हमारे नेताओं ने जो मंडल के मुद्दे को छोड़ दिया, इसकी वजह से राजनीतिक दृष्टि से मंडल पर कमंडल भारी पड़ा है। लेकिन समाज में मंडल कमीशन के समय से ज्यादा जागरूकता आज की तारीख। पिछड़े वर्ग के लोगों की भी बात कर रहा हूं, पिछड़े वर्ग के लोगों में जब मंडल की लड़ाई चल रही थी उससे ज्यादा जागरूकता आज की तारीख में है, मगर उनको कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं मिल रही है उस तरीके से जिसके साथ वो इकट्ठा हो सके। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो पिछड़े वर्ग के मुद्दों को उठाने वाली लीडरशिप होगी, पॉलिटिकल पार्टी होगी, उसको पिछड़े वर्ग के लोगों को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि किसी को भी समर्थन करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो जो पिछड़े वर्ग के मुद्दों को उठाने वाली पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको ही पिछड़े वर्ग के लोगों को मजबूत करना चाहिए। अगर वो मजबूत होगी तो भविष्य में वो आगे पिछड़े वर्ग की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम वो लोग कर सकते हैं। तो ये 2022 के चुनाव में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का ऐसा सोचना है, और बीजेपी को 2022 में सबक सिखाना है। जी बिल्कुल, 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाना है, और बीजेपी के साथ में जिन नेताओं का भी विकास जी ने जिक्र किया कि जिन्होंने मंडल की लड़ाई को छोड़ दिया, उन नेताओं को भी सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का एक दबाव राजनीति पर रहेगा। जो राजनीतिक दल पिछड़े वर्ग के मुद्दों को उठाएगी उसी को पिछड़े वर्ग के लोगों ने समर्थन करना है, या पिछड़े वर्ग के लोग अभी समर्थन करेंगे, क्योंकि ये 21वीं सदी का पिछड़ा वर्ग है, ये 1990 का पिछड़ा वर्ग नहीं रहा है। तो शुक्रिया विकास चौधरी पटेल जी हमारे साथ बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए, और उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर जो आपने तमाम बातें कही है उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। इसके अलावा MNTV के मुख्य संपादक कुमार काले सर, जिन्होंने आमतौर पर यह होता है कि मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं, मैं इंट्रोडक्शन करता हूं, लेकिन आज कुमार काले सर ने इंट्रोडक्शन किया, इसलिए उनका भी मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं। ये चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन चर्चा का सिलसिला खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर हम जारी रखेंगे। हर हफ्ते में कम से कम एक वीडियो, एक जानकारी भरा वीडियो आपको देने का हम प्रयास करेंगे। देखते रहिए MNTV। शुक्रिया।